वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और मेरे को लगता है कि भाई ये इंटरनेशनल ब्रेक का ना भाई कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले टाइम में जो नया चैंपियंस लीग आया है, फिर ये और ज़्यादा जो कंजेस्टेड शेड्यूल है उसके बीच में फालतू के इंटरनेशनल ब्रेक्स आते हैं। एक प्लेयर लगभग 60 से 70 गेम खेलने वाला है। और ऐसे में अगर कार्लो एंसेलोटी की अगर रिसेंट इंटरव्यू की बात करें तो वो जो बोल रहा है वो कोई झूठ नहीं है। अगर 23 प्लेयर स्क्वाड की रियल मैड्रिड की बात करें तो उसमें से 9 है, और मेजॉरिटी ऑफ द इंजरीज जो रियल मैड्रिड की स्क्वाड में हो रही है वो यहाँ पर इंटरनेशनल ब्रेक में हो रही है। चाहे इसका हम रीसेंट एग्जांपल की बात करें विनीसियस जूनियर की या फिर कामाविंगा की। लेकिन इसी के साथ एक जो प्रॉब्लम और है वो ये कि रियल मैड्रिड फेस नहीं कर रहा, बल्कि पूरे के पूरे क्लब्स की अगर हम फुटबॉल की बात करें तो पूरा सिस्टम इस चीज को फेस कर रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि इस चीज को आने वाले टाइम में ठीक करने की गुंजाइश कोई ज्यादा है नहीं, बल्कि वो और ज्यादा अननेसेसरी गेम बढ़ा रहे हैं। और इसी का जो सबसे बड़ा नुकसान अब हुआ है वो है बार्सिलोना को, क्योंकि कल यहां पर जब स्पेन ने जॉर्जिया को हराया 3-1 से, तो उस मैच में यहां पर गावी इंजर्ड हो चुके हैं, यानी कि उन्होंने अपना ACL और पूरे सीजन के लिए अब वो यहां पर साइडलाइन होते हैं। सोच सकते हो कि एक 19-20 साल का लौंडा यहां पर कहीं ना कहीं पूरे सीजन के लिए, जब लिटरली एक क्लब मैनेजर उसको सबसे ज्यादा उसको सबसे बड़ा एक्सपेंसिव और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल एसेट मानता है, क्लब फुटबॉल में उसका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है, वो यहां पर पूरे सीजन के लिए इंजरी से बाहर हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर उसके इंटरनेशनल मैनेजर ने समझा कि नहीं, हमारे 2 डेड रबर गेम है, लेकिन मेरे को तो सारी टीम को रोटेट करना है सिवाय इसके। देखो ये बात पूरी सच है कि ज़ावी काफ़ी ज़्यादा ओवर यूज़ करता है, पर्टिकुलरली अगर हम उसके ला मासिया प्लेयर्स की बात करें, लेकिन वहाँ पर बनता है क्योंकि बार्सिलोना इस चीज़ से गुजर रहा है कि उसके जितने भी इंजर्ड प्लेयर है वो वापसी नहीं आ रहे, वो वापसी आते तो कोई और निकल जाता है। ऐसे में जो सेट ऑफ अवेलेबल प्लेयर्स हैं वो बहुत लिमिटेड है और उनको ओवर यूज़ करने के अलावा कोई और चारा है नहीं। अगर स्पेन के मैनेजर की बात करें तो कोई मतलब बनता नहीं था, क्योंकि स्पेन यहां पर यूरोज में ऑलरेडी क्वालिफाई हो गई थी और हारे या जीते उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ऐसे में यहां पर जब स्पेन के पास ऑलरेडी बहुत बढ़िया मिडफील्ड है, उसका मैनेजर अब क्योंकि गावी निकल के कहता है कि ये मेरी लाइफ की सबसे कड़वी विक्ट्री है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा कॉमन सेंस की बात है कि आपके पास 3 दिन में 2 गेम होने हैं जो कि डेड रबर गेम है, फिर भी आपने गावी को पूरे 90 मिनट खिलाया। और ये चीज बताता है कि लॉन्ग टर्म में इंजरीज किस तरीके थोक के भाव में बिकेंगे। इसी के साथ यार बात करें थोड़ी सी बैलन डोर वाली तो कहानी को थोड़ा सा और चेप लेते हैं। देखो हाल ही में यहाँ पर एम्बापे ने रिसेंटली मेसी के बैलन डोर में बात करी, लेकिन काफी लोग इसको एम्बापे और मेसी कहेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि एम्बापे और हालैंड भी है। अब देखो एम्बापे ने काफी क्लेवरली और काफी नजाकत के साथ अपने स्टेटमेंट में इस चीज को माना कि देखो मैं को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरी रैंकिंग कहाँ है, मैं तीसरे पे हूँ, चौथे पे हूँ, 5वें पे हूँ, रैंकिंग होती है और मैं कोई रिग्ड कहने वाला इसको बनता नहीं हूँ। लेकिन उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि जिस टाइम लियोनेल मेसी वर्ल्ड कप जीत गए थे, जो कि उनको जीत जाना चाहिए था क्योंकि वो डिजर्व करते हैं, मैं उसी टाइम समझ गया था कि मैं वर्ल्ड कप भी हार गया और मैं बैलन डोर भी हार गया। देखो ये तो कंफर्म है कि एम्बापे को बैलन डोर चाहिए तो है और ये चीज को मानता भी है, क्योंकि उसका बोलना ही अपने आप में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देखो अब एम्बापे ने जब हालैंड से पूछा तो उसने कहा कि हालैंड के नंबर्स बहुत इनक्रेडिबल है, बहुत फैंटास्टिक हैं, उसके स्टैटिस्टिक्स डेफिनेटली यहाँ पर वर्दी बैलन डोर वर्दी हैं। लेकिन उसने ये चीज मानी कि जैसे ही मेसी ने अपना वर्ल्ड कप जीता उसके बाद ये चीज ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर उसके वर्ल्ड कप जीतने के बाद ही यहाँ पर बैलन डोर रैप्ड अप हो चुका था। यानी कि आप समझ रहे हो कि बैलन डोर रैप्ड अप नवंबर 2022 में ही हो गया था, फिर चाहे जून 2022 में ट्रेबल कंप्लीट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। खैर इसी के साथ बात करते हैं अब थोड़ी सी रियल मैड्रिड का क्या आगे का पूरा प्लान होने वाला है और इसमें कैसे एक ट्विस्ट आया है। सो रियल मैड्रिड की अगर हम मेन प्लेयर्स की बात करें, थिबो कोर्तोआ शुरुआत में इंजर्ड हो गए थे, बाहर है, वो शायद से फरवरी मार्च तक आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आर्दा गुलर अभी तक डेब्यू नहीं कर पाए, उनके पास एक मेंटली कोरांड्रम चल रहा है कि वो कैसे अपने आप को इस इंजरी वाले ड्रामा से बाहर निकालेंगे। सबायोस यहाँ पर कुछ हफ्तों में आने वाले हैं, लेकिन वो कितने हफ्ते हैं वो नहीं पता। पिछले 2 गेम यहाँ पर बेलिंगम ने लूज किए हैं, ट्रेनिंग चल रही है, रिकवरी हो रही है, लेकिन क्या वो आने वाले टाइम में फिट हो पाएंगे ये भी नहीं पता। साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें चुआमेनी की, वो भी अब इंजर्ड हो चुके हैं। कामाविंगा जनवरी के एंड में आएगा। और यहाँ पर विनीसियस की बात करें तो वो देखते हैं कि भाई चैंपियंस लीग का राउंड ऑफ 16 का जो पहला लेग है उस तक आ भी सकता है कि नहीं, क्योंकि 2 महीने तो डेफिनेटली वो यहाँ पर बाहर है। ऐसे में यहाँ पर रियल मैड्रिड मानती है कि भाई जनवरी ट्रांसफर विंडो से पहले और अभी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, यानी कि जनवरी में और अभी के मामले में कोई फर्क नहीं होने वाला। जो प्लेयर नहीं आएगा वो जनवरी तक भी नहीं आएगा।
ऐसे में यहाँ पर उन्होंने डिसीजन लिया है कि डिस्पाइट ये सब हम जनवरी में नहीं जाएंगे। जनवरी ट्रांसफर विंडो में लाहोविच के लिए रूमर्स आ रहे हैं, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही रियल मैड्रिड, कोई भी यहाँ पर एफर्ट्स नहीं है। साथ ही यहाँ पर यूवेंटस भी इतने बड़े प्लेयर को मिड सीजन सेल करना नहीं समझती सही। साथ ही यहाँ पर आपको ये भी समझना चाहिए कि अब सबसे बड़ा टेस्ट है कार्लो एंसेलोटी के 3 साल के पूरे अंतराल में, क्योंकि भाई आपके पास 2 पिवट निकल लिए, कामाविंगा नहीं है, चुआमेनी नहीं है। ऐसे में आपको फुल बैक तो यूज करना ही करना है, लेकिन अब आपको मॉड्रिच और क्रूज से गेम निकलना है, जो कि कंफर्म हो गया था पिछले सीजन ही कि आने वाले सीजन में ये 2 साथ नहीं खेल सकते। ऐसे में कैसे यहाँ पर परफॉर्मेंस आएगी, और वो भी तब जब यहाँ पर एथलेटिको मैड्रिड, गिरोना, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड बहुत ही क्लोज मिक्स में है अगर हम ला लीगा की बात करें। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर कंफर्म होती हुई दिख रही है, वो ये है कि जब लुका मॉड्रिच को पिछले साल यहाँ पर एक ऑफर दिया गया था जो कि लगभग 120 मिलियन पर सीजन का था सऊदी से, वो उन्होंने रिजेक्ट किया। लेकिन अब बताया जा रहा है कि शायद से लुका मॉड्रिच इस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यस अभी टाइम मिल गया, क्योंकि यहाँ पर कामाविंगा और चुआमेनी दोनों इंजर्ड है, लेकिन आने वाले टाइम में लुका मॉड्रिच का टाइम नहीं मिलेगा उसको रियल मैड्रिड में। ऐसे में यहाँ पर टोनी क्रूज की अभी भी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है कि वो रियल मैड्रिड में रुक जाए, लेकिन मॉड्रिच का तो बिल्कुल भी चांस नहीं बनता। यस, आप कह सकते हो कि MLS में भी है, लेकिन यहाँ पर सऊदी बहुत ज्यादा हेविली रूमर्ड है कि वो और पैसा देंगे और इस बार ऑफर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। खैर, इसी के साथ अगर सऊदी की बात करें तो यहाँ पर डेविड दगिया की मैं बात बताया था आपको। अगर दगिया की मैं आपको बात बताऊं तो यहाँ पर सन की ही 2 रिपोर्ट्स हैं। सबसे पहले उन्होंने ये चीज कंफर्म की कि अल नसर यहाँ पर उनको 500,000 की वेज दे रहा है, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उसके पीछे का था कि यहाँ पर जो उनकी वाइफ है वो यहाँ पर मिडिल ईस्ट में यहाँ पर नहीं जाना चाहती। इसी के साथ सन की जो दूसरी रिपोर्ट है, उन्होंने यहाँ पर कहा कि अगर हम यहाँ पर डेविड बेकहम की बात करें तो उनकी इंटर मियामी यहाँ पर डेफिनेटली काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन यहाँ पर अभी तक उन्होंने फाइनल डिसीजन नहीं लिया। अब देखो 2 ऑफर है आपके पास, अल नसर जो कि सन बताता है कि अभी भी रुकेगा और वो यहाँ पर एफर्ट्स मारता रहेगा, और दूसरी बात आपके पास आता है पर इंटर मियामी। लेकिन दोनों ही चीज़ों में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर रीज़न आप बात करोगे क्यों वो वहाँ ज्वाइन नहीं कर रहा, उसके पीछे उनकी वाइफ का मिडिल ईस्ट ज्वाइन करने में हेजिटेशन। इसका मतलब साफ है भाई, जो बंदा मिडिल ईस्ट नहीं जाना चाहेगा वो डेफिनेटली यहाँ पर अमेरिका का पूरा वेस्टर्न कल्चर तो बहुत मजे से लेगा, तो वो अमेरिका जा सकता है। तो आप कह सकते हो कि डेविड दे मेरे हिसाब से यहाँ पर इंटर मियामी या फिर MLS के किसी और क्लब में जाते हुए दिख सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से उनको वेलेंसिया से ऑफर आया है, और कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से तो यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड को रिकंसिडर कर सकते हैं, जो कि डेफिनेटली आउट ऑफ द वे है। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर थोड़ी सी कार्लो एंसेलोटी की, तो ट्विस्ट यहाँ पर ये आया है रियल मैड्रिड से कि भैया देखो शायद से फ्लोरेंटिनो पेरेज बहुत ज्यादा यहाँ पर कन्विंस होते हुए दिख रहे हैं कि भाई कार्लो को आप लगभग 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन और दे दो, यानी कि 2024 में जब उनका खत्म होगा उसके बाद 2025 तक भी और फिर 2026 तक भी आप रख सकते हैं। अब इस पूरी डील का यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा है कि भाई आपको 2 साल स्ट्रेट अवे दे दिया जा रहा है या फिर 1 साल का एक्सटेंशन और उसके बाद ऑप्शनल 1 साल रखा जा रहा है। अब देखो मैं आपको बता दूं कि अभी 2 स्टोरी लाइन चल रही है, एक ब्राजील एंसेलोटी की चल रही है और एक रियल मैड्रिड जाबी अलोंसो की चल रही है, और दोनों ही आप कह सकते हैं काफी एंगेजिंग है, दोनों में अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। देखो सबसे पहले तो ब्राजील ने ये चीज कंफर्म कर दी थी कि वो वेट करने के लिए तैयार है, लेकिन उनको कार्लो एंसेलोटी ही चाहिए और अभी भी वो यहाँ पर इंटरिम मैनेजर के पास है। अगर हम रियल मैड्रिड की बात करें तो काफी लोग बोर्ड के अंदर ये मानते हैं कि जाबी अलोंसो अब कहीं ना कहीं एक नया रेवोल्यूशन लाने के लिए तैयार है और वो रियल मैड्रिड में ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम स्टोरी को मिक्स कर दें, यानी कि जाबी अलोंसो टू रियल मैड्रिड कैंसिल कर देते हैं और एंसेलोटी टू रियल मैड्रिड रहने देते हैं, तो इसके प्रो सबसे पहले ये हैं कि फ्लोरेंटिनो पेरेज ये मानते हैं कि यंगस्टर्स का जो डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे आप कामाविंगा की बात करो, चुआमेनी की बात करो, बेलिंगम की बात करो, इन सब का अंडर कार्लो एंसेलोटी बहुत एक्सपोनेंशियल हो रहा है और आगे भी होगा, जिसपे मैं थोड़ा नहीं मानता। आई थिंक यहाँ पर हम बात करते हैं कॉन्स की, तो वही मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो यस कार्लो एंसेलोटी ने बहुत ज्यादा डेवलप किया यंग प्लेयर्स को, लेकिन डेफिनेटली हम एक फिलॉसफी को लैक करते हैं, हम एक टैक्टिकल रेवोल्यूशन को भी लैक करते हैं और कहीं ना कहीं हम एक लॉन्ग टर्म लैक कर रहे हैं। यस आप कह सकते हो कि शॉर्ट टर्म करते करते भी बहुत लॉन्ग हो गए, क्योंकि ऑलरेडी 3 साल चल रहा है एंसेलोटी का, और अगर एक्सटेंशन हो जाता है तो आप कह सकते हो लगभग 5 से 6 साल कार्लो एंसेलोटी रियल मैड्रिड मैनेजर बनेंगे, जो कि रियल मैड्रिड की रेपुटेशन के हिसाब से बहुत अनएक्सपेक्टेड है। और इस छोटे छोटे गैप्स में कार्लो एंसेलोटी ने इतनी ट्रॉफी जितवा दी जितने बहुत बड़े बड़े मैनेजर्स पूरे अपने इंटायर स्पेल में नहीं जितवा पाए। तो देखो प्रोज और कॉन्स तो हैं, लेकिन डू लेट मी नो कि आपके हिसाब से एज ए न्यूट्रल व्यूअर या फिर एज ए रियल मैड्रिड फैन, जाबी अलोंसो को लेने का जो बेट है, क्या वो रियल मैड्रिड एंसेलोटी के
सेक्रीफाइस या फिर एंसेलोटी की आड़ में छोड़ सकती है या फिर नहीं? क्या वो वाली अपॉर्चुनिटी इतनी वर्थ है कि एंसेलोटी को जाने देना चाहिए, या फिर जैसा एंसेलोटी कहता है कि मैंने जितना जीत रखा है रियल मैड्रिड, मेरे को उस हिसाब का रिस्पेक्ट और एप्रिसिएशन नहीं मिलता। खैर, इसी के साथ बात करते हैं थोड़ी सी यहाँ पर चेल्सी से। तो देखो यहाँ पर रोमा इस पूरे रेस में आ चुकी है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि बेन जेकब्स जो कि प्रीमियर लीग के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट ये दिया है कि अगर आप नेपोली का जो प्राइस टैग देखोगे 160 मिलियन का ओसिमन के लिए, उसके पीछे की उनकी गणित ये है कि क्योंकि उन्होंने लिले को 80 मिलियन दिए, लेकिन एक्चुअली में जब आप उसको यहाँ पर थोड़ा सा और लाइक आप उसको थोड़ा सा तोड़ोगे कॉम्पोजिशन को, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर लगभग 50 मिलियन का अपफ्रंट पेमेंट है और बोनस मिला के उन्होंने 80 किया है। तो यहाँ पर नेपोली भी यही मानती है कि भाई कुछ भी डील करके 160 ले जाओ, लेकिन वो ये मानते हैं कि जनवरी में ओसिमन का अवेलेबल रहना इम्पॉसिबल है। समर में ये डील जो 160 की लग रही है वो लगभग 100 मिलियन तक आ जाएगी। ऐसे में चेल्सी हो या फिर कोई बड़ा क्लब हो, वो ओसिमन को लेने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो सकता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स में आ जाते हैं। देखो ये तो पक्का पता है कि यहाँ पर चेल्सी को एक स्ट्राइकर चाहिए ही चाहिए, और यहाँ पर ओसिमन इम्पॉसिबल दिख रहा है। अब वो ओसिमन के लिए समर तक वेट करेंगे, ये अभी देखने वाली बात है। लेकिन चेल्सी को ये पता है कि भाई आगे स्ट्राइकर तो चाहिए ही जो कि निकोलस जैक्सन के लिए कंपीट करे। हाँ, उसमें एनकुंकू भी है जो कि डेफिनेटली यहाँ पर स्टार्टर बनेगा। ऐसे में यहाँ पर रोमा का टेमी एब्राहिम जो कि अभी भी पॉपुलर है चेल्सी फैन बेस में, वो एक कंसिडरेशन किया गया है, लेकिन इसमें लड़ाई होगी रोमा में। अब देखो यहाँ पर अगर रोमा के अगर ऊपर वाले लोगों की बात करें तो वे मानते हैं कि भाई काम करते हैं, हम मलंग सार को ले लेते हैं और यहाँ से हम चालोबा को ले लेते हैं और इधर से टेमी एब्राहिम को बेच देते हैं, लाइक स्ट्रेट स्वैप डील, कोई कैश इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन मुरीनो ये मानते हैं कि ठीक है आप चालोबा को भी ले सकते हो, सार को भी ले सकते हो, लेकिन उससे बेटर प्लेयर है यहाँ पर एरिक डायर। वो मानते हैं कि एरिक डायर का एक्सपीरियंस और एरिक डायर का कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन टॉटनहम में, क्योंकि वो जाने भी देना चाहते हैं, ये रोमा के लिए बहुत ज्यादा ईजी हो सकता है और वो कैश डील करना चाहते हैं चेल्सी के साथ।